नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। भारत जोड़ो यात्रा जो अपने लगभग 105 दिन पूरे कर चुकी है, राहुल गांधी लगातार चर्चा में है उस यात्रा को लेकर। कल राहुल गांधी ने ये बात कही जब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया कि जिस तरह से अब कोरोना को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड में है, पूरे देश में अलग अलग एहतियातन कदम उठाने के बारे में सरकार की तरफ से निर्णय लिए गए हैं और दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी एक चिट्ठी लिखी गई जिस पर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है कोरोना को लेकर, जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, ये सब एक बहाना है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि एक डर है बीजेपी और सरकार के मन में राहुल गांधी का और भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन आज हम जरा चर्चा इस और नहीं करेंगे बल्कि एक और बात पर करेंगे। वो ये है कि अब जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा कल पहुंच रही है, कल दिल्ली में रहेगी राहुल गांधी, कल दिल्ली में एक पूरा एक रूट मैप बनाया गया है, वहां पर रहने वाले हैं और उसके बाद लगभग 9 दिनों का एक विश्राम है जिसमें कि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर कंटेनर की मरम्मत उस दौरान की जाएगी और 9 दिन तक अब ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं रहेगी। लेकिन कल जब दिल्ली पहुंचेगी उसके लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट होने की, जो भी समान विचारधारा वाले दल है उन सबको साथ में आने के लिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। अभी तक हालांकि किसी की तरफ से भी ये पैगाम नहीं आया है, ना ही मंजूरी आई है कि कौन कौन लोग राहुल गांधी के साथ दिल्ली में साथ दिखाई देंगे, एक मंच पर दिखाई देंगे। अभी तक किसी की तरफ से बयान नहीं आया। लेकिन अब जब राहुल गांधी 2024 की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जब देश में जो एक बिखराव की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें वो दलों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो जरा आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी एकता और ये जो यात्रा है 2024, उसकी हकीकत और उसकी तस्वीर आखिर क्या कहती है। फिलहाल जरा सुन लेते हैं वो अहम 2 बयान जो आज संसद में जब सत्र खत्म हो रहा था तब देखने को मिली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कौन कौन संक्रमित आपकी यात्रा में हुआ और कितनों और को संक्रमण होने वाला है और कारण क्या है। ये जो BF7 नया वेरिएंट नजर आया है, इससे दुनिया भर में चिंता आई है। चीन में हजारों नहीं लाखों लोग इससे संक्रमित हुए हैं और आपकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ राहुल जी उस दिन गले में हाथ डाल के चल रहे थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव है? क्या राहुल गांधी जी ने अपना टेस्ट करवाया? क्या उनकी यात्रा में ऐसे बहुत सारे और लोग कोविड संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाएगा? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक परिवार है? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक पार्टी है? क्या इसने मन बना लिया है कि जैसे भय और भ्रम इन्होंने वैक्सीन के बारे में फैलाया था, उसी तरह से दुष्प्रचार आज भी ये करेंगे और उसका सबसे बड़ा दबाव आता है देश के हेल्थ सिस्टम पर। ये राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की साजिश है और इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। हम सारे जो उसके प्रोटोकॉल हैं उसे निभाते हुए नफरत, घृणा की भाजपा की राजनीति को खत्म करने के लिए प्यार और मोहब्बत की इस यात्रा को जारी रखेंगे। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसको लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन जरा जो वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि हमारे साथ जुड़े, एक बार जरा तस्वीर देख लेते हैं उन लोगों की जो कि फिलहाल 2024 पर निगाह लगाए हुए हैं। सबसे पहली तो ये तस्वीर राहुल गांधी की दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के जितने भी दावेदार हैं सब मना कर रहे हैं अभी हालांकि। लेकिन ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये वो चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि अलग अलग तरीके से अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं, और नीतीश कुमार जो कि एक संयुक्त गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता हैं और इस वक्त देश भर में घूम घूम कर वो सबसे मिलने की कोशिश में लगे हैं। के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा जब से मिला है तब से उन्होंने भी अपनी जो कवायद है उसको काफी ज्यादा बुलंद करने की कोशिश की है, और राहुल गांधी, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर सभी दलों से आह्वान कर दिया है कि आइए और मेरी यात्रा में जुड़िए, और देश में जो वो बात लगातार कह रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति चल रही है, जो देश को तोड़ने का जो माहौल चल रहा है, उस सब के बाद एक भारत जोड़ो की मुहिम के तौर पर वो अपनी यात्रा को देख रहे हैं। तो ये हम बातें थी और इसी पर
हम जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का पैनल है। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं और हर बार की तरह मुस्कुरा रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और एक और बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। अजय उपाध्याय जी, आप इससे शुरुआत करूंगी। कल जब यात्रा दिल्ली पहुंच रही है और राहुल गांधी ने आह्वान कर ही दिया है सबको चिट्ठी लिखकर, तो किस किस की तरफ से मंजूरी आ गई है? कौन कौन से नेता आपके साथ शामिल हो रहे हैं कल दिल्ली में? सीमा जी, पहले तो धन्यवाद दूंगा पूरी पैनल का और आपके इस पूरे डिबेट का कि भारत जोड़ो यात्रा पर आपने डिबेट कराया और इतने विद्वान जो प्रवक्तागण हैं, साथी लोग हैं, सब इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? नफरत, हिंसा, डर मिटाने का है, लोगों से लोगों के दिल को जोड़ने का है। इसके लिए प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे सभी साथी कर रहे हैं। भारत के तिरंगे झंडे को लेकर, कांग्रेस का झंडा लेकर हम नहीं चल रहे हैं। तिरंगे झंडे के बैनर तले हमने आह्वान किया है सभी पार्टियों के नेताओं को। उसमें से कल जब उपस्थिति होगी तो आपको भी दिखेगी और हमें भी दिखेगी। एक सामान्य इस यात्रा के समर्थन के लिए, कोई पार्टी के समर्थन के लिए नहीं, व्यक्ति के समर्थन के लिए नहीं, एक मुद्दे है, एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, किशोर जी के राज्य में जब हम गए थे तो उनके नेता भी वहां मिले थे। उत्तर प्रदेश में संभवतः चलेंगे तो उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र जी के भी साथी सहयोगी आएंगे। अन्य राज्यों में भी, तमिलनाडु में जब शुरुआत किया था तो वहां के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे वो भी थे, तो अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। मैं तो शाजिया इल्मी जी को भी कहूंगा, उनको भी मैं आह्वान करता हूं, वो भी आएंगी। और ये उस मुद्दे को लेकर के जो मुद्दा समाज को जोड़ने का है, देश को जोड़ने का है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का है। शाजिया इल्मी क्या करेंगी वहां पर आकर? शाजिया इल्मी जी को क्या करना है वहां पर? भारत के तिरंगे के झंडे के साथ देश में नफरत, हिंसा मिटाने के लिए क्या वो नहीं चाहेंगे? वो भी चाहेंगे। उनका भी उद्देश्य है देश से नफरत मिटे, देश से हिंसा मिटे, देश से डर मिटे और देश एक। इसमें क्या बुराई है? नहीं तो तिरंगे सरकार में रहकर नहीं कर पा रही है क्या? वो सरकार में रहकर नहीं कर पा रही है कि उसको भारत जोड़ो यात्रा में आने की जरूरत है? ये यात्रा सरकार के विरुद्ध नहीं है, सरकार के नीतियों के विरुद्ध नहीं है। ये यात्रा देश को जोड़ने का है और देश को जोड़ने में सभी सहयोग होंगे। सकारात्मक यात्रा है, इसमें क्या बुराई है? डॉक्टर अजय उपाध्याय इस मुद्दे को समझता है हुआ है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था जिसमें इस यात्रा की कल्पना बनाई गई थी, प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसमें यही तय हुआ था कि जब इस तरह की यात्रा जब निकाली जाएगी तो जिन जिन राज्यों से निकलेगी उन सब जगहों पर विपक्षी नेताओं को अपने मंच पर लाना, उनके साथ यात्रा को आगे बढ़ाना। लेकिन दो चेहरों को अगर छोड़ दें, आदित्य ठाकरे और कनिमोझी जो कि दिखाई दी हैं राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में, तो इतने सारी जगहों पर जाने के बावजूद जो आपके खुद के जो ऐसे दल थे जो अब तक कांग्रेस के साथ दिखते थे, कोई भी इस यात्रा में जुड़ता हुआ दिखा नहीं। तो ये जो जोड़ना है भारत को, विपक्ष को नहीं जोड़ पा रहे हैं आप? सीमा जी, जो संकल्प यात्रा, संकल्प शिविर था, उसमें इस यात्रा के संदर्भ में भी ये बात नहीं थी। हाँ, ओवरऑल ये जरूर है कि सभी दलों को विपक्षी एकता को मजबूत हमें करना है। वो एक संकल्प अलग से पास हुआ था, हमारा संकल्प पत्र में है। ये यात्रा निकालना ये इस मुद्दे को लेकर था जिन मुद्दों पर हम यात्रा निकाल रहे हैं। ये जरूर है कि इस यात्रा के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग, विभिन्न बुद्धिजीवी ग्रुप के लोग, पत्रकार जैसे आप जैसे लोगों, मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, छूट गया था आपको निमंत्रण देना, आप भी आइए। नहीं, हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं, हम तो कवरेज के लिए जा ही रहे हैं, हमें झंडा बुलंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तिरंगा लेकर हम अपना माइक लेकर जाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि हकीकत क्या है। जी जी। हाँ। तो तिरंगे के बैनर हमने कहा है कि सभी लोग जो भी लगता है कि इस मुद्दों के साथ हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, देश में जो मुद्दे पर नहीं आ रहे आप। मैंने पूछा था कौन कौन, वो ठीक है, मैं समझ गई कि जब भी हम चर्चा करते हैं ये सब बात होती है, लेकिन मैंने सिर्फ ये जानना चाहा था कि विपक्षी एकता के लिए क्या नेता आपके साथ आए या नहीं आए। चलिए शाजिया जी, देखिए हमारा काम है 10 सेकंड, हमारा काम है निमंत्रण देना। सीमा जी, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। अब मैं अपने घर पे निमंत्रण किसी को दे रहा हूँ, आना जिसको है वो आए, जिसको नहीं आना है उसका भी स्वागत है। इस मुद्दे के साथ कई बार लोग नहीं आकर भी साथ हैं, जैसे बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं जो आप अपना रोल अदा कर रही हैं, हमें सहयोग कर रही हैं, हमारा ये भी सहयोग है। मीडिया के सहयोग से ही जनता के वोट मिलेंगे क्या?
चलिए जनता के वोट के शाजिया लिए जी, नहीं है। ओके ओके शाजिया के लिए जी, नहीं। चलिए शाजिया जी, पहले जो निमंत्रण आपको दिया है देश को जोड़ने का और नफरत की राजनीति खत्म करने का, उनकी यात्रा जुड़ने के कगार पर जो कल दिल्ली में है, आपको निमंत्रण स्वीकार है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी सीमा जी की हमारा देश जुड़ा हुआ है। शुक्र है खुदा का कि किसी को कोई भी जितना भी ताकतवर दिखे टुकड़े टुकड़े गैंग या देश को तोड़ने वालों की टीम, कभी भी वो इस बिल्कुल ही नापाक अपने इरादे में उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बात का मुझे पूरा यकीन है, मैं इतना बता दूं। तो ना तो हमारा देश टूट रहा है, ना किसी को कोई निमंत्रण की जरूरत है किसी खास जगह पे आने की, ताकि देश ना टूटे। क्योंकि जो तोड़ने वाले थे वो तो, और जिस तरह जो भारत के तोड़ने को लेकर और अफजल गुरु के लिए बात कर रहे थे, या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके फैसले के खिलाफ बात कर रहे थे, वो तो सब भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है। वहां तो कन्हैया कुमार साहब बाकायदा नारे दे रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से बोल रहे हैं। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब वो पार्टी कन्हैया कुमार जैसे लोगों को बुलाकर भारत को जोड़ने की बात या फरियाद करती है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, और इससे ना भाजपा का कोई ताल्लुक है ना कांग्रेस का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ देश के स्वास्थ्य से है और देश के हर एक नागरिक के स्वास्थ्य से। अब आप देखिए उसके मुताल्लिक अगर संक्रमण को रोकने के लिए जो महामारी फिर से एक और फॉर्म में बाहर फिर से आ रही है और क्राइसिस की तरह से नजर आ रही है हमको, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हर एक भारतवासी के लिए है। और जाहिर सी बात है जो भी हमारे सार्वजनिक जीवन में है, हमारे चाहे वो जितने भी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स हो या फिर हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, तो उनको इस क्राइसिस से, इस चुनौती से दूर रखने के लिए और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और उसी के संदर्भ में एक तरह से एक हमारा भी ना निमंत्रण था, बड़े गुजारिश थी कि भाई या तो आप टेस्ट करा लीजिए या आप इसके बात पर को कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम सब जानते हैं। इतना ज्यादा प्रैक्टिस सबको हो गई है, मुझे लगता है देश में हर एक इंसान को। आप कम से कम उसको मानिए और उसके तहत अपनी यात्रा को जारी रखिए, और या तो उनको मानिए या यात्रा को खत्म कर दिए, मुलतवी कर दीजिए। कोई नहीं कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका देश टूट रहा है तो आप कन्हैया कुमार जैसे लोगों की आपको जरूरत शाजिया जी उनकी दलील, शाजिया जी बात ही नहीं कर रही। शाजिया जी उनकी दलील ये है कि क्योंकि कल यात्रा दिल्ली पहुंच रही थी, उसके बाद तो 9 दिन का विश्राम था, छुट्टियां थी 9 दिन की। दिल्ली पहुंचने से एन पहले ये चिट्ठी आती है, तो राहुल गांधी ने कल कहा कि सारा ये बहाना ही बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ यात्रा के डर की वजह से, क्योंकि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए इस यात्रा के बाद। देखिए, बजाय इससे पहले कि यात्रा दिल्ली पहुंचे, मैं आपको ये बता दूं कि जो कोरोना का वायरस का जो नया वेरिएंट है ये ना पहुंच जाए। तो मुझे लगता है सब ये ज्यादा जरूरी है कि जो हम लोग, चाहे वो कांग्रेस के भी हमारे भाई हों, हमारे अजय भाई बहुत ही बढ़िया इंसान है, नेक इंसान है, और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हों, उनके घर वाले हों, जो दर्शक हैं, वो पूरे सब दर्शक महफूज हों, स्वस्थ रहें और इस संक्रमण से बचें। हालांकि अब तक हमने लेवल्स को अपना बड़ा इम्प्रूव किया है, और हमारे जो हम बाकी देशों को देखते हैं तो हम बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि हर एक जगह जहाँ कांग्रेगेशन हो या लोग जमा हो, तो वहां पे कम से कम उसमें कोविड प्रोटोकॉल के होने की जरूरत है। ठीक है किशोर तिवारी जी, एक रिएक्शन पहले मैं आप ही से लूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले तो उद्धव जी ने बोला था कि जब महाराष्ट्र के बॉर्डर को क्रॉस करेगी, हालांकि उद्धव जी के शरद पवार ने भी बोला था, उन्होंने भी कहा था कि जब यात्रा यहां से गुजर कर जाएगी तो हम स्वागत के लिए पहुंचेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन दिखाई कौन दिया? आदित्य ठाकरे, वो जरूर पहुंचे थे उनके साथ में। अब एकाएक उद्धव ठाकरे को भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का डर है सरकार को, इसलिए कोविड का बहाना बनाया जा रहा है। तो कोविड के मसले पर तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं, वो भी ऐसे मसले पर जो अभी शाजिया जी ने कहा एक वायरस है, एक बीमारी है, हेल्थ इश्यूज है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे अगर ये बात कहते हैं तो क्या माना जाए इसको? नहीं, एक बात मैं बोलूं तुमको कि प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। ये तो हमारे नेता ने भी कहा और प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि देश में एडवाइजरी इशू होने के पहले, देश में एडवाइजरी इशू होने पे स्टेट ने भी एडवाइजरी देने के पहले केवल हमारे मनसुख मांडविया जी पत्र लिखते हैं राहुल गांधी को। तो अगर हम देखें तो मैं शाहजहा जी की बात सुन रहा था, तो हमने करीबन दोनों भी डोज दे चुके हैं, करीबन 220 करोड़ जता डोज हम दे चुके हैं। हमने 12 लाख बेडों की क्षमता भी भारत में बनाई है। हाँ, हमने ऑक्सीजन प्लांट भी बहुत सारे डाले हैं और अभी हम सतर्क है। और हमारे सब नेता कह रहे हैं, इतना क्या, जहां दिल्ली में आने वाली है तो दिल्ली की सरकार ने भी बोला है घबराओ मत, पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये घबराओ मत बोल रहे हैं, इसका मतलब कोरोना से घबराए नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे लगता है कि ये लोग भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे घबरा चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी यात्रा है कि विपक्ष के प्रमुख नेता ओके हाँ अरे क्या रीमा जी, थोड़ी बात की राहुल की तरफ से तो ओके बोल दिया। राहुल की तरफ से नहीं, शिवसेना की तरफ से बोलने को आपको मैंने कहा था। चलिए थोड़ा तो मैं बोल लेता हूँ, बोलिए। हाँ, देखो, विपक्ष का नेता अगर 3000 किलोमीटर घूमता है, 100 दिन के अंदर जो रिस्पांस है, तो फीडबैक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है। और शाहजहा जी, मैं तुमको सच बताऊंगा कि 24 में तुमको कठिन हो चुका है। और अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस सेकेंडरी भूमिका में भी जाने को तैयार है, तो रीजनल पार्टी और कांग्रेस एक जगह आती है, तो मुझे लगता है 100 के अंदर भी बीजेपी को सीटें रह सकती है। तो भारत जोड़ो यात्रा को जबरन बंद किया जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। तो ये सब चिंता का विषय है। किशोर जी बस एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस बहुत अच्छा है। 2024 के लिए क्या शिवसेना राहुल गांधी के नेतृत्व में, अगर वो पार्टी उनको घोषित करती है, उनका नेतृत्व स्वीकारेगी क्या शिवसेना? उनके नेतृत्व को मानने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए? नहीं, जिसको ज्यादा सीटें मिलती है वो पंतप्रधान बनता है। हाँ, आज के पोजीशन में तो ऐसे कोई समीकरण नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी एकजुट है। और हमें लगता है कि जो वोट के पिछले परसेंटेज को भी हम देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी को यहाँ पर 48 में से 4 सीटें मिलना भी मुश्किल है। तो महाराष्ट्र में हमने धुलाई कर दी, तो अब वो कितनी धुलाई होगी मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 24 ये कठिन हो चुका है। और देश में माहौल भी ठीक नहीं है। शाहजहा जी, आप बोल रहे कि बहुत अच्छा माहौल है, ये है वो है, लेकिन नहीं है माहौल। आपके तरीके लोगों ने तो कबूल करना चाहिए कि देश में सांप्रदायिकवाद बहुत फैला हुआ है और 24 के चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही तैयारी कर रही है। बीजेपी तो 1 साल पहले से तैयारी कर रही है किशोर जी, वो तो कह ही रहे हैं हम तो 1 साल पहले से की तैयारी में लगे हुए हैं, इसमें तो क्या बात है। लेकिन रामकृपाल जी, मैं आपके पास आती हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, लेकिन रामकृपाल जी जो बात यहाँ पे किशोर जी कह रहे हैं, मैं जरा वोटिंग परसेंटेज की बात कर लूं। उनका कहना है कि देश भर में माहौल बहुत खराब है, सांप्रदायिक माहौल है, देश में सब कुछ बहुत खराब चल रहा है। लेकिन अभी जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए रामकृपाल जी, वोटिंग प्रतिशत की ही अगर हम बात करें, हिमाचल में 1% जरूर कम हुआ है, लेकिन दिल्ली में तो 2 अलग अलग चुनाव का रिकॉर्ड ही टूट गया है बीजेपी को, जो वोट मिला है परसेंटेज में। गुजरात में भी रिकॉर्ड टूट गया है, तो ये तो कहीं और ही इशारा कर रहा है ना, अगर हम प्रतिशत को देखें तो फिर इतनी खुशी कैसे है ऑपोजिशन में? गुजरात में तो आप पार्टी वोट खा गई और दिल्ली में तो बीजेपी हार गई। ओके, हिमाचल में भी हार गई। अरे किशोर जी, मुझसे सवाल किया गया है भाई। रामकृपाल जी से था सवाल। किशोर जी 1 मिनट। किशोर जी, हाँ, थोड़ा सा समय हमें भी दे दें। देखिए किशोर जी जो बात कर रहे थे, 2 चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी मनसुख मांडविया ने लिखी थी राहुल जी को, और एक चिट्ठी राहुल जी ने लिखी है विपक्षी नेताओं को, जैसा कि मुझे आप बता रहे हैं।
एक चिट्ठी में निवेदन था, दूसरी चिट्ठी में भी निवेदन है। रही बात वो निवेदन जिस तरह से राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया है मांडविया जी का, अब ये देखना है कि दूसरी चिट्ठी जो राहुल जी ने लिखी है विपक्षी बाकी नेताओं को, वो कितना स्वीकार्य होती है या अस्वीकार्य होती है। मेरा ऐसा मानना था कि राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं बड़ी विनम्रता से, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भारत को जोड़ने की यात्रा नहीं, वो भारत को जानने की यात्रा है। इनके नेहरू जी ने, जो शायद नाना लगेंगे नेहरू जी, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, भारत एक खोज। तो शायद बहुत अच्छी किताब है नेहरू जी की वो, और सबको पढ़नी चाहिए। जेल में से उन्होंने लिखी थी, उसके लिए कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। और रही बात कि राहुल जी ने जिस चिट्ठी में जो चीज़ आज लिखी है, उसके लिए भारत घूमना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पहले भी जो भी विपक्षी एकताओं की कोशिश हुई है वो दिल्ली में हुई है। दिल्ली में ही नेता रहते हैं, यहाँ बड़े आसानी से मिल जाते हैं, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही बार विपक्ष ने ये कोशिश सफल हुई थी, वो थी 1977 में, जब उसका एक रीजन था कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। वो यात्रा पर नहीं, जेल में थे, और आपातकाल लग गया था। इमरजेंसी के खिलाफ उन लोगों का एक मुद्दा हो गया था कि इमरजेंसी के सब खिलाफ थे, इसलिए वहाँ दक्षिण पंथ, वाम पंथ, सारे लोग सब इकट्ठा हुए और एक पार्टी बनी। लेकिन मैं बताऊं, दुर्भाग्य से वो भी सिर्फ 2.5 साल चली। हाँ। उसके बाद इंदिरा जी की सरकार आ गई। तो मुख्य मुद्दा देखिए यह है, असली बात यही थी कि भारत जोड़ो के नाम पर एक जो होना है लीडरशिप, कि किसकी लीडरशिप में विपक्षी एकता हो, ये पहल कौन लेगा। केसीआर लेंगे, जैसे अभी आपने बहुत नाम गिनाए, अब ये तत्काल राहुल जी का है। तो आप लोग ये विपक्षी एकता तय कर लीजिए, उसके लिए निमंत्रण क्या देने की है। लेकिन जनता एक सवाल जरूर करेगी कि ये एकता किस लिए, आपका क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है, क्या चीज करने जा रहे हैं। जैसे तिवारी जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक बात, सांप्रदायिकता नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि रामकृपाल जी, एक लाइन और कहूंगा, मुद्दा जो सामने आ रहा है वो तो ये है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, बस बीजेपी को हटाना है। मैं वही कह रहा हूं, नीतीश कुमार तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। मैं वही तो जनता ये पूछेगी ना कि मोदी को क्यों हटाना है, क्या बेहतर ला रहे हैं आप। विपक्ष के मुंह से मैं सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं सुनता हूं। तो ये बता दीजिए। और इस सवाल पर ये नया नहीं है, 2012 में गुजरात में भी ये सवाल उठाया था आपने, 14 में उठाया, 17 में यूपी इलेक्शन में नोटबंदी और सांप्रदायिकता। ठीक है, हर साल हर बार आप कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी बड़ी बुरी हाल है। तो आपकी पिछली 15 भविष्यवाणियां या आपने जो आकलन किया था गलत साबित हुए। तो ये कैसे मान लें कि इस बार जो 2024 के बारे में आपका जो आकलन है, ठीक है, वो पुराना नहीं होगा। ओके। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी लगातार जब भी वो बात करते हैं, हर मंच से, रामलीला मैदान में उन्होंने ये बात कही, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने ये बात कही, वो बात सीधे कहते हैं कि अगर देश में कोई पार्टी राज कर सकती है नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के खिलाफ, तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों को समझ ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ अपने स्टेट के मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच एक जो नेशनल पर्सपेक्टिव है वो क्षेत्रीय दल नहीं रख सकते। तो फिर आपकी पार्टी क्या एक ऐसी पार्टी बनकर रहने के लिए इस गठबंधन में अगर आती है तो तैयार है, जिसका कोई वजूद उस तरह से नहीं होगा? क्योंकि राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में ही आप लोग माहिर हो सकते हैं, लेकिन नेशनल में कोई वजूद नहीं हो सकता। रीमा जी, एक दावा होता है, एक हकीकत होता है, और दोनों के बीच की लाइन को मुझे लगता है आप जैसे संजीदा पत्रकार बाखूबी समझते हैं। अगर हम दिल्ली के रास्ते की बात करें या केंद्र की राजनीति की बात करें कि पूरे भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे आप, तो केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से कोई गुजरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यात्रा गुजरे ना गुजरे वो अलग बात है, लेकिन केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में खासकर जो समाजवादी पार्टी का संगठन है, उस संगठन को हर कोई ये भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज के समय का स्ट्रक्चर है, जो उनके पास एक तरह से रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास मनी पावर है, मसल पावर है, उनको कैसे रोका जाए। जैसे गवर्नमेंट मशीनरी का जो इस्तेमाल ही करते हैं, उसको रोकने में अगर कोई सक्षम है तो समाजवादी पार्टी है। और उसका हमारे पास जो नतीजा 2022 का विधानसभा चुनाव का था,
वोटों के हिसाब से मैं बताऊं कि तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने हमें वोट दिया था और तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो हम उनके करीब हैं, मतलब लड़ाई जैसे एक होता है कि बराबर की लड़ाई, जैसे बराबर लड़ाई होती। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं रुकेगी तब तक केंद्र में रोकना इतना आसान नहीं है। ये बात सच है। मैं टीवी डिबेट में हो सकता है इसको ना बोलूं, तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा ऐसा। तो हमारा पहला फोकस ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहां हम पूरी तरह से रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। अकेले या किसी के साथ, वही मैं जानना चाहती हूँ। अकेले दम पर जी बिल्कुल अकेले दम पर, ओके अकेले दम पर रोकेंगे। हाँ। और जब रुकने के बाद पोस्ट इलेक्शन के बाद जो स्थिति क्लियर होगी, जिसके पास इतनी संख्या होगी उसको जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक अहम बात और बताना चाहता हूं कि आज जिस देश जिस तरह से गुजर रहा है, जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस देश के फाइनेंस मिनिस्टर अपने रुपया गिरने के जस्टिफिकेशन में बोलते हैं रुपया गिर नहीं रहा है, हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ऐसी संवेदनहीनता के साथ अगर कोई केंद्रीय मंत्री बयान देता है तो हर एक मंत्रियों पर सवाल खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर से गंभीर मुद्दों पर इस तरह की ओछी बातें कर देती। चलिए मैं इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर एक अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि आपने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया है। अभी तो लग रहा था कि अखिलेश यादव की जो तस्वीरें थी केसीआर के साथ माला पहनाते हुए, क्या उनको हम माने, ममता बनर्जी के साथ, या फिर कि नीतीश कुमार के साथ। अब आपने तो डिक्लेयर कर दिया है कि यूपी में कम से कम अकेले अपने दम पर ही बात होगी, तो किसी गठबंधन का समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में हम बिना किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से हरवाएंगे। ओके। उसके बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो प्रदेश बनेगा उस प्रदेश के हिसाब से बाद में फैसला लिया जाएगा। तो ये मतलब 2024 चुनाव के बाद फैसला आप लेंगे, चुनाव से पहले अकेले? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अकेले, उत्तर प्रदेश भी जोड़ा साथ। चलिए ठीक है ना, ये अहम बात है। मैं जरा इस पर अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगी और शाजिया जी से जो आपने अभी फाइनेंस मिनिस्टर पर हमला किया उस पर जवाब दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। आपने 3 नाम तो लिए ही नहीं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिएं। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और शाजिया जी, एक तरीके से आपकी मुश्किल आसान हुई है या थोड़ी सी ज्यादा हुई है? जो बात अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र कह रहे हैं यादव जी कि यूपी में कोई गठबंधन नहीं होगा, समाजवादी पार्टी अपने दम पर टक्कर देगी भाजपा को, तो ये अच्छी बात है आपके लिए या चुनौती बढ़ गई? धर्मेंद्र जी से बहुत ही आदर पूर्वक ही कहना चाहूंगी कि देखिए उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए। गए वो बुआ जी के साथ, बुआ भतीजे की टीम बनी, और उसके बाद राहुल गांधी जी के साथ भी गए, तो उन्होंने क्या देखा और उसका क्या नतीजा हुआ। रही बात वो वोटों की संख्या बता रहे हैं, तो मैं भी ऐसे बता सकती हूँ कि हिमाचल में क्या हुआ। 0.9% अंतर था वोट शेयर में, लेकिन जीती कांग्रेस पार्टी हिमाचल में। तो ये देखिए, ये हम लोग उसको मैच्योर तरीके से इस बात को आगे रखें
और आपको सामने भी दिख रहा है विपक्षी एकता की बात कर रही हैं, वो बड़े चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं राहुल जी, आपको सामने से जवाब मिल रहा है। अब मैं क्या बोलूं, सामने से आपको धर्मेंद्र जी बाकायदा अजय जी आपको जो है नकार रहे हैं। तो रीमा जी ऐसे में आप बताइए क्या किया जाएगा? मतलब आप इससे विपक्षी एकता हो ना हो इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है, अव्वल बात। और दूसरी जरूरी बात ये कि भाई वो लोग उनमें से कौन से लोग कितने तैयार हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे के साथ। ओके। एक चीज है जो सबको जोड़ती है, वो क्या है? गोंद है भाजपा नफरत, भाजपा को हराना है। लेकिन कैसे हराना है? जैसे कि अभी डॉक्टर पाल जी ने सवाल उठाया, किसी को कोई आइडिया नहीं है कैसे, क्या मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा। वो झप्पी पप्पी का जो पूरा सेशन था, आपने देखा क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर। आपने अभी भी सुन लिया धर्मेंद्र जी की बात। आपको लगता है टीएमसी ने जिस तरह से सफाया किया है कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का, तो वो हम सब जानते हैं कि ये क्या होगा, विपक्षी एकता का क्या सच है, ये आपके सामने है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अजय जी, अभी इसी मंच से समाजवादी पार्टी तो चली गई है आपके हाथ से, है ना, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, अब भाई दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को तो निमंत्रण दिया ही होगा ना, जो सबको दिया है। उन्होंने तो अभी तक कुछ बताया नहीं है, और वो तो कह ही रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए सबसे तेजी से आगे जो बढ़ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल बढ़ रहे हैं। तो लगता है वो भी आपके साथ तो नहीं आएंगे। ममता बनर्जी वो एक अलग तरफ से खड़ी हुई हैं, केसीआर अलग तरह से खड़े हुए हैं, तो फिर है कौन वो साथ में विपक्ष? और राहुल गांधी को जरूरत क्यों आन पड़ी है क्षेत्रीय दलों की अब फिर फाइनली? रीमा जी, अभी जो एनडीए जिसको कहते हैं, मुझे लगता है अभी भी सरकार भाजपा की ऑन रिकॉर्ड नहीं है, एनडीए की सरकार है। और यूपीए में हमारे साथ जितने दल थे वो आज भी इंटैक्ट है, जो थे वो आज भी इंटैक्ट है। हाँ, एनडीए से जरूर कुछ दल हट गए हैं, जिसमें टीडीपी है, पीडीपी है, ऐसे कई दल हैं जो कौन है यूपीए में अभी? एक बार बताइए ना अजय जी, बताइए ना यूपीए में कौन है अभी? आप जोड़ते जाइए। मैं यूपीए में कौन है? बिहार में सुनिए, बिहार में यूपीए में आरजेडी पहले थी, आरजेडी के अलावा जो छोटी पार्टियां साथ थी वो थी। अब जनता दल यूनाइटेड भी हमारे यहाँ जुड़ी है, हमसे हटी नहीं है, जो एनडीए में थी। इसी तरह आप जाएंगी उत्तर प्रदेश में पहले भी हमारे साथ ये नहीं थे, धर्मेंद्र भाई नहीं थे, और न ही बसपा थी। बसपा ये अलग बात है कि बीच में समीकरण के हिसाब से आपस में हिलडोल करती है, और वो हिलडोल का लाभ किसको होता है सबको पता है। लेकिन वो ठीक है, वो भी नेपथ्य की बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप यदि साउथ के पार्टियों को लेंगी तो साउथ की बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे साथ पहले भी थी, जो थी वो आज भी है। इधर आप हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए। हिमाचल में तो चलिए सरकार ही आई है अभी उन कारणों से, तो अभी कोई दल बाहर नहीं गया है हमारे यहाँ से। हाँ, एनडीए से मुझे अभी भी दो दलों के अलावा कोई दल का नाम सुनाई नहीं दिया जो आपके मुंह से। दो दल कौन गया? दल गया कौन, ये बताइए। नहीं तो मुझे तो से कौन गया है? जनता दल यूनाइटेड गया है, शिवसेना के ही भाई साहब बैठे हुए हैं हमारे तिवारी जी। ये किसके साथ थे? मेरे साथ थे कि एनडीए में थे। दो दल यहाँ हो गया, पीडीपी गई या टीडीपी गई। चार दल किससे गए? ये हमसे नहीं गए, एनडीए से बाहर हुए। ये छोड़ दीजिए इसकी भी बात। हाँ, हमें एक बात बहुत अच्छी लगी है प्रोफेसर साहब की, कि उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात रखी है। ये स्तर पर क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी स्थानीय समीकरण सब जगह है। जब एनडीए और यूपीए की सरकारें चलती थी, चाहे वाजपेयी जी थे, चाहे मनमोहन सिंह थे, उस समय भी कुछ ऐसे दल थे देश में जिनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी थी और वो सिंगल होते थे, और उनकी अपनी पहचान थी, और वो अपने हिसाब से इक्वेशन को समझते और समझाते थे। ममता बनर्जी जी जैसी पार्टी के लोग जो है, निश्चित तौर पे वो पहले एनडीए में थे, बीच में वो यूपीए की तरफ भी आए। डॉक्टर अजय, ये सारे ग्राफिक्स मुझे भी पता है, ये सारा डेटा मेरे पास भी है। मैं तो ये जानना चाहती थी, कल दिल्ली में हमें राहुल गांधी के साथ कौन कौन दिखाई देने वाला है? भाई कोई नेता ऐसे ही शामिल नहीं हो जाएगा ना। अब तक तो पूरा चार्ट बन चुका होगा कि कौन राजघाट जाएगा, कौन कहां पर रहेगा, किस पॉइंट पर कौन सा नेता जुड़ेगा। ये चार्ट तो अब तक बन चुका होगा शाम के 5:30 बजे। रीमा जी, भारत जोड़ो यात्रा में ना कोई चार्ट बनता है, ना कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा इस पे वो परिस्थिति रहती है। हर लोग सुबह आते हैं और सुबह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जहां तक बात है कि एक औपचारिक तौर पे बात की गई, कोई ये विपक्षी एकता का मंच नहीं है भारत जोड़ो यात्रा।
इसमें जो है जिसको आना होगा, जिसको सहूलियत होगी, जो समय दे पाएगा, टाइमिंग का होगा उनके पास। अचानक यदि आज कोई पत्र किसी को भेजा जाए आपको और आपकी परिस्थिति वैसी नहीं होगी तो आप भी नहीं आएंगी, समय नहीं होगा तो। ये कोई विपक्षी एकता और विपक्षी गठजोड़ और मोदी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र और उनके विरुद्ध एक बड़ा तंत्र, ये सब नहीं गठित किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ मुद्दों पर है, उन मुद्दों पर हम चल रहे हैं। उन मुद्दों से कुछ लोगों का डायरेक्ट समर्थन आकर के देते हैं, ठीक है, कुछ लोग वैसे ठीक है, समर्थन नहीं, देते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं, मैंने ये सवाल डॉक्टर अजय, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के पास सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो नेता आपके इस वक्त हैं, कन्हैया कुमार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जयराम रमेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने पूरा कल का रूट बताया कि कल कहां पर किस पॉइंट पर आएगी यात्रा, उसके बाद कहां से आगे बढ़ेगी, तो वो पूरा रोड मैप उन्होंने बता दिया था। और रोड मैप रोज का आप पूछिएगा तब मेरे पास रोज का है, रोड मैप वो बताई जाती है। चलिए ठीक है, का नहीं है, ये रोज की रोड मैप है। रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपने रूट मैप तो बता दिया, अभी आपने कहा था कि हमारे कुछ मुद्दे हैं। ये बताइए कि इस यात्रा के वो मुद्दे कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं या मूर्त हैं? मुझे 2-3 बता दीजिए क्या मुद्दे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये मुद्दा है। 10 सेकंड रामकृपाल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, वाकई बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वैचारिक आधार पर भी इनका रियल दिल से मैं सम्मान करता हूँ। रामकृपाल जी बताएंगे कि ये जो आज महंगाई जो देश में है या नहीं। आपको क्या पेट्रोल डीजल कम में मिलती हो तो बात अलग है, या सामान्य लोगों को क्या स्थिति है, जो गैस सिलेंडर है वो कितने में आपके परिवार को आती होगी, उसी तरह देश के सामान्य लोगों को जाती होगी। क्या ये मुद्दा नहीं है? जब पत्रकार के हैसियत से मैं आपसे कहूंगा, इस पर यदि हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए चल रहे हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट मुद्दा है तो आप समझिए, ये सच्चाई का मुद्दा है तो आप समझिए। बेरोजगारी इस देश में कितनी बड़ी है, नौजवानों से जाके पूछिए, पढ़े लिखे नौजवानों का क्या हाल है, सामान्य लोगों, असंगठित मजदूरों की हालत देखिए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर। यदि ये मुद्दा नहीं है तो मैं मानता हूँ ये मुद्दा। शाजिया जी से एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर किशोर जी के पास चलोगी। शाजिया जी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, जल्दी से जिस तरह से कब्जा है इस देश पर, ये संस्थाओं का आपने पूरा देखा होगा, तब से पहले की भी सरकारें थी। डॉक्टर अजय, इस पर तो रोज राहुल गांधी बात कर रहे हैं। रामकृपाल जी ने ये नहीं पूछा था, रामकृपाल जी कह रहे थे कि अहम मुद्दा है क्या, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कल राहुल गांधी ने एक और बात कही, डॉक्टर अजय, कल राहुल गांधी ने, अभी तक वो कहते थे देश टूट रहा है, हमें जोड़ना है, कल उन्होंने कहा इस देश को हम टूटने ही नहीं देंगे। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा देश आके टूटा है या नहीं टूटा, या उसको जुड़ना है या नहीं जुड़ना। चलिए, तोड़ने वालों की साजिश हम नहीं होने देंगे। ओके, शाजिया जी, अच्छा ठीक है, स्नेह और प्रेम से देश में सबको एक साथ रखेंगे। ठीक है अजय जी, यही हमारा अजय जी, शाजिया जी से जवाब ले लेते हैं, फिर किशोर जी के पास। हाँ शाजिया जी। तो देखिए, कन्हैया कुमार जी, जो आपने रीमा जी कहा कि वो सबसे लोकप्रिय बना रही है, बनाइए, अच्छा तो लग रहा है। 4,20,000 से हारे थे गिरिराज जी से, तो ये तो उनकी लोकप्रियता है कन्हैया कुमार जी। नहीं, कांग्रेस को ऐसा लगता है वो बहुत लोकप्रिय है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में लोकप्रियता है। सुनिए, अब भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार जी का क्या काम है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। आम लोग कह रहे हैं कि भाई वो इंसान जो बाकायदा लड़ रहा था उन लोगों के लिए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी इंशाअल्लाह। वो लोग आकर क्यों भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? तीसरी बात और जरूरी बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, के बाजार में मोहब्बत का पैगाम जो देने निकल पड़े हैं, तो इसी भैया मोहब्बत का पैगाम देते रहे, कोई उनको नहीं रोक रहा है। लेकिन यहाँ तो कोविड को लेकर बाकायदा वास्तविक रूप से एक ढेर सारी चुनौतियां हैं, तो वो उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो राहुल जी को, मतलब उनको पूरा हक है। लेकिन आप ये तो मतलब एक हकीकी चीज है ना, ये आपको दिख रहा है क्या हो रहा है दुनिया भर में, और उसके लिए भारत को भी लड़ना होगा, हर एक नागरिक को। तो उसको जोड़ लेना कोविड से और अपनी लोकप्रियता से, मुझे लगता है कि खुद राहुल जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और जो लोग उनकी तरफ से बोलते भी हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि वो किस बात का कैसे जवाब दें। रही बात बेरोजगारी की, तो देखिए एक महामारी पूरी दुनिया ने देखी है,
और अब भारत में भी हमने देखा क्या हुआ, कैसे उससे डील किया गया, कैसे 220 करोड़ वैक्सीन दिए गए हैं, एडमिनिस्टर हुए हैं, और कैसे हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी से दुनिया भर के लोग मोहब्बत की नजर से और इज्जत की नजर से हमको। ठीक है, ओके। एक तो ये बात रीमा जी 10 सेकंड दे सकती हैं? नहीं डॉक्टर अजय, अब और भी लोग वेट कर रहे हैं और मेहमान भी वेट कर रहे हैं। मैं आती हूँ नहीं, अब किशोर जी के पास चलते हैं और प्रोफेसर धर्मेंद्र भी हाथ उठा रहे हैं। लेकिन किशोर जी, क्योंकि लाइक माइंडेड लोगों को इनवाइट किया है, तो क्या कल उद्धव ठाकरे दिल्ली आ रहे हैं शामिल होने के लिए, या फिर सिर्फ आप लोग महाराष्ट्र तक ही अपना जो समर्थन है वो सीमित रखे हुए हैं? दिल्ली में राहुल गांधी को जब जरूरत है तो कोई नेता उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा विपक्षी। नहीं, आप महाराष्ट्र में उनके साथ थे और महाराष्ट्र में भी साथ में है और 24 में भी साथ में रहेंगे, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। रामकृपाल सिंह जी, एक बात मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस यह राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी है, उसने भारत में ज्यादातर समय तो राज ही किया और सभी राज्यों में भी उन्होंने राज किया, और जो लोग अभी प्रादेशिक पक्ष बनकर काम कर रहे हैं उसमें से कुछ 2-3 छोड़ दो तो दूसरे बचे हुए भी कांग्रेस ही है। तो राहुल जी अगर बुलाते हैं और कांग्रेस जो यथावत स्थिति का अनुमान अपना पूरा लेके असेसमेंट कर पूरे विपक्ष को जोड़ पाती है, तो मुझे लगता है मोदी जी को दिक्कत तो होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस का नेता कांग्रेस इतनी कमजोर होने के बाद सड़क पे घूम रहा है, उसको एप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रामकृपाल कि बीजेपी ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है, क्योंकि देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहे थे वो। कोरोना के प्रोटोकॉल में ये BF7 के लिए भी कर नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में पहुंचने लगी भारत जोड़ो यात्रा तो इन्होंने लेटर लिख दिया उनको। तो मैं तो चाहूंगा कि विपक्ष एक होकर ही लड़े, और क्योंकि किशोर जी इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो आपने बात कही। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के, और आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में वो तमाम तस्वीरें देखी थी जो 2020 और 21 में सामने आई थी, दर्दनाक तस्वीरें थी वो। उस सब के बावजूद क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, मतलब कांग्रेस अगर ये बात बोले तो समझ में आती है कि चलिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन आप भी ये बात बोले तो मुझे थोड़ा इसलिए अटपटा लगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के डर की वजह से ले रहे हैं? मनसुख मांडविया अगर तमाम यहाँ पे हिदायतें दे रहे हैं वो भी इसी डर की वजह से दे रहे हैं? सिर्फ एक शो ऑफ है ये? क्या जनता को बताना और बैठ के लेना और हाई लेवल मीटिंग में तय होना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर असर पड़े? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी ये बात कह दी। अब नहीं प्रीमा जी, जैसी खबरें आ रही है चाइना से, तो एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन हो और भारत जोड़ो यात्रा में भी हो। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, इस पे तो मैं स्पष्ट हूं, लेकिन रामकृपाल सिंह जी की कुछ बात से मैं ये रख रहा था कि देश के सामने मोदी जी ने जो पंतप्रधान बोलकर कार्यक्रम रखे थे, जैसे मैं किसान नेता हूं तो सिंचाई योजना रखी थी, फसल बीमा योजना लिखी थी, मुद्रा थी, उनकी नोटबंदी थी, उज्ज्वला योजना थी, बाद में स्किल के लिए उन्होंने किया था, बाद में बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप किया था। अब इसका असेसमेंट तो होगा ही। इसका असेसमेंट होने के बाद मैं देखता हूं कि एक रोजी पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है हम विश्व गुरु बनने का, लेकिन भारत के अंदर मैं जिस गांव में घूमता हूं तो वही गरीबी देखता हूं, वही किसानों की आत्महत्या देख रहा हूं। तो मोदी जी के पास अभी भी 14-15 महीने हैं, वो इस अपने साथ जो टीम है उनका असेसमेंट करके कर ले, क्योंकि मेट्रो ट्रेन या बुलेट ट्रेन या ये आग पदरी रास्ते चलाने से देश का विकास होता है, ऐसा उनको लगता है। किशोर जी, लेकिन मैं आ रही हूँ कृपा जी आपके पास। लेकिन किशोर जी, ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को गुजरात में कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की थी, आम आदमी पार्टी ने भी उठाने की कोशिश की थी, हिमाचल और MCD दिल्ली में भी इसी को मुद्दा बनाया गया था, लेकिन जो नतीजे आए हैं
खासकर वोटिंग प्रतिशत की अगर मैं बात करूं वो कुछ और थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी। लेकिन रामकृपाल जी आप जल्दी से बोलिएगा, फिर वो प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, नहीं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। हाँ, थोड़ा समय की बात है। हाँ। इसके बाद मैं समय नहीं मांगूंगा। देखिए, कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, मुझे इस बात की खुद तकलीफ है। मैं एक मजबूत कांग्रेस देखना चाहता था, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में। अब एक चीज मुझे बताइए, जो उस बात का मुझे तकलीफ है, ये नहीं कि कांग्रेस की मैं आलोचना कर रहा हूं, कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है और गलत प्रतिद्वंदी को पर निशाना बना रही है। देखिए, मैं ऊपर कश्मीर से शुरू कीजिए, कश्मीर से अगर कांग्रेस गई तो बीजेपी ने नहीं हटाया, बंगाल से अगर कांग्रेस खत्म हुई तो बीजेपी ने नहीं हटाया, उसको हटाया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ममता बनर्जी ने। बिहार से अगर कांग्रेस गई तो उसका प्रतिद्वंदी थे कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। एक मिनट, समय की बात है रामकृपाल जी, थोड़ा मुझे ब्रेक भी लेना है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कहीं से भी आप आंध्रा तेलंगाना से कांग्रेस गए तो रीजनल पार्टीज ने, उड़ीसा से आप गए तो रीजनल पार्टीज ने, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी कह रही बीजेपी को हटाएंगे। जिन्होंने आपको इस हालात में पहुंचाया, आप उन्हीं को चिट्ठी लिख रहे हैं। हकीकत यह है कि कांग्रेस जब तक रीजनल फोर्सेस के साथ नहीं लड़ेगी, उनसे नहीं लड़ेगी, आप उनकी बैसाखी बन जाएंगे। नहीं तो अभी किसी जमाने में है नहीं ना रामकृपाल जी, अभी वो स्थिति कांग्रेस की है नहीं ना, इसीलिए उसको बैसाखी की जरूरत है ही, क्योंकि अपने दम पर तो कुछ कर ही नहीं पा रही ना। सवाल इस बात का है कि जिन्होंने आपको हटाया, आप उनकी मदद कर रहे हैं। ओके, मैं नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक। अजय जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद पहले मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास जाऊंगी, फिर अजय जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात यहां पर हो रही है, आपकी तरफ से क्लैरिटी होने के बावजूद मैं ये जानना चाहती हूं कि 2024 की जो तस्वीर है उसमें उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं और आपके ऊपर भी सबकी निगाहें हैं। तो फिर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, ये 3 वो नेता हैं जो अब तक अखिलेश यादव से बात कर चुके हैं और अलग अलग मोर्चे पर बात की है इन्होंने। किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? अखिलेश यादव या बिल्कुल कोई समर्थन नहीं? हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, नहीं मैं नेशनल परिप्रेक्ष्य में अब बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 24 में उम्मीदवारी की बात कर रही हूँ। हाँ देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है, आप उसको पहले समझने का प्रयास करिए कि पूरे देश में जो बड़े प्रदेश हैं, चाहे बिहार हो गया आपका, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे आपका राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र को आप ले सकती है उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पे है उसको ना के बराबर मान लिया जाए। तो जो 4-5 बड़े प्रदेश हैं वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल होने का कगार पर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा जहां पे सरकार में है, लेकिन उसको मैंने मतों के प्रतिशत के हिसाब से आपको बताया कि वहां के लोग इस बात को इस बार समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो इस देश का किसान खुश नहीं है। किसान अगर खुश नहीं है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा तो है नहीं करेगा। व्यापारी खुश नहीं है, 2 बड़े पूंजीपति भले खुश हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का युवा खुश नहीं है, इस देश का नौजवान खुश नहीं है, तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उत्तर प्रदेश और देश की जो परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। अभी आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर, नहीं मैं वो नहीं जानना, मैं तो कुछ और जानना चाह रही थी ना प्रोफेसर धर्मेंद्र, मेरा सवाल कुछ और था। क्या बुलंदशहर में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी, भारत जोड़ो यात्रा, क्या अखिलेश यादव उनसे मिलेंगे, या फिर कि आप लोगों ने एक अलग मोर्चा बना लिया है कांग्रेस को छोड़ करके? ये मैं जानना चाह रही थी। मैंने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर लोकसभा 2024 में चुनाव लड़ेगी। उस समय चुनाव से जस्ट पहले अगर कोई छोटे दल आते हैं या कुछ इस तरह से अलायंस की संभावना बनती है, वो अभी समय काफी आगे है।
अभी हम फिलहाल अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं और ओके। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हटाने की बात करते हैं। ठीक है। और हटाने का कारण हमारे पास है, ऐसा नहीं कि बिना कारण के हम ओके, बात कर रहे हैं। ओके, ओके, हटाने के कारण की बात कर रहे हैं कि हम ठीक किस है। तरह से हटाएंगे। ओके। और उसको जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो ऑटोमेटिकली जो बड़े प्रदेश है वो कहीं है नहीं, बिहार में नहीं आएगी, आप इस बात से सहमत हो सकती हैं। महाराष्ट्र की जो स्थिति है वहां पे आप देख सकती हैं, राजस्थान में नहीं आएगी ये भी देख सकती हैं, हिमाचल में है नहीं ये भी देख सकती हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास संकट है, ये लेकिन कैसे? उनका जो ये शायद आप देख पा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि राजस्थान में चुनाव के बाद क्या होगा वो भी हम देख लें, उससे पहले कर्नाटक में क्या होगा वो भी हम देख लें, और उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान और तमाम छत्तीसगढ़ में क्या होगा। लेकिन ये तो खैर जाहिर तौर पर अभी कैसे देख सकते हैं भाई। हाँ? उत्तर प्रदेश में तो मैंने आपको दिखा दिया कि 3.5 करोड़ 10 सरकार लाख की वोट हमें मिला है। चलिए डॉक्टर अजय, 3.5 करोड़ उन्हें मिला है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। ठीक है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। ये ओके सब तो दिख ओके रहा होगा, ये भी नहीं दिख ओके, रहा है। ठीक है डॉक्टर अजय, डॉक्टर पूरे सम्मान के साथ रामकृपाल जी के थेसिस का जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया उसी पर मैं एक बार 10 सेकंड से दूंगा। रामकृपाल जी के एनालिसिस पर सब लोग बात कर रहे हैं, जो यहाँ मैं सवाल पूछ रही हूँ उस पर कोई नहीं आ रहा। मतलब सब लोग राहुल गांधी की यात्रा से हटके विश्लेषक, देखिए नहीं, दो पत्रकार यहाँ बैठे हैं, विश्लेषक बनना चाह रहे हैं सब लोग। पत्रकार हैं, सिर्फ 2 पत्रकार यहाँ बैठे हैं, और चूंकि कांग्रेस पर प्रश्न है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का मेरी ड्यूटी बनती है। चलिए बताइए जल्दी से। 77 में जनता पार्टी जो भाजपा आज है, जनसंघ की पूरी टीम, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा जो पूरी टीम थी, समाजवादियों की भी टीम थी साथ में, किसके अगेंस्ट? कांग्रेस के अगेंस्ट। 89 में पता है सबको किस तरह भाजपा, रामू बामू, जनता दल, आज जितनी पार्टियां हैं तकरीबन सभी पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध थी। उस समय सभी क्षेत्रीय पार्टियां थी। क्या उस समय क्षेत्रीय पार्टी को भाजपा ने नहीं प्रमोट किया? समय और परिस्थिति होती है, टाइमिंग होती है, राजनीति के एक परिदृश्य बदलते हैं, समय आया है, आज समय है भाजपा को हटाने के लिए। लोग एक अजय जी ये बात तो क्लियर है ना, रामकृपाल जी ने जो बात कही उससे ये बात तो क्लियर है कि आज आप लोग जिस स्थिति में हो, जिसकी भी वजह से हो, अब आप लोग बिना बैसाखी के अपने दम पर नहीं चल सकते। ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना। भाजपा के पास भी है, आज तो भाजपा भी बिना बैसाखी की आज भी नहीं चल रही है। ये तो अपने आप में आश्चर्य है क्या? तो एनडीए छोड़ दे कि हम एनडीए में नहीं है, हम सिर्फ भाजपा है अकेला, ऐसा भाजपा भी नहीं कर सकती। देश की परिस्थिति है कि सबको लेके चलना होगा, दोनों तरफ से। बैसाखी वाजपेयी जी की भी सरकार चली है, सबको लेकर तो आप चलेंगे, लेकिन कोई आपके साथ आए तभी तो सबको लेंगे ना साथ में। कोई साथ में आए तो सही। लोग आ रहे हैं अजय जी, कोई साथ में आए तो सही। वो कल आएंगे, जो आज नहीं है वो कल आएंगे, जो कल नहीं थे वो आज मेरे साथ हैं। देखिए तिवारी जी, चलिए तो कल मत कहिए, चलिए तो कल कौन कौन आएगा ये जरा लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद सोमवार को मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप सभी लोग आपको मैं इसी प्रोग्राम में सोमवार को हम कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो में दिल्ली में कौन कौन से लोग निमंत्रण पर आए, जरा इसी पर सोमवार को चर्चा करेंगे। आप सभी लोग आइएगा और फिर जरा एक बार फिर एनालिसिस करेंगे जो आपका दावा है अजय जी उस पर भी, और किशोर जी आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रामकृपाल जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि दिल्ली में है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे मंच से कहकर गए हैं कि कल कुछ ही समय बाकी है और बहुत सारे दल उनके साथ जुड़ेंगे, देखने वाली बात है कि आखिर वो कौन कौन से दल है, क्योंकि 2024 की तस्वीर साफ करने की हर दल की तरफ से, हर नेता की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो एकजुटता दिखाई नहीं दी है। जाहिर तौर पर कल अब तस्वीर दिल्ली में क्या साफ होती है भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद 9 दिन का तो विश्राम ही है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, सोमवार को होगी मुलाकात। आज 5 की पंचायत में इतना ही, नमस्कार।